नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की पहली बड़ी खबर की। आपको बताएंगे ट्रंप के टैरिफ पर मोदी बम। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया है कि ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया उसकी हवा निकाल दी है। आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री के एक एक्शन ने कैसे ट्रंप के टैरिफ का जो प्रभाव हिंदुस्तान पर और भारत पर पड़ने वाला था उस प्रभाव को कम कर दिया है। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको जीएसटी में हुए बदलाव का आप पर सीधा असर क्या होगा। टूथपेस्ट से लेकर कार और टीवी तक कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी और कौन से सामान अब और महंगे हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, इसके बाद बात होगी पुतिन की ट्रंप को जवाब की। चीन से कैसे पुतिन ने ट्रंप को सुनाया और अमेरिका में ट्रंप कैसे पत्रकार पर भड़क उठे, उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देने लगे। साथ ही आपको दिखाएंगे एक फर्जी आईएएस का रुतबा और झूठी हनक। मर्सिडीज फॉर्च्यूनर जैसी कार से चलने वाले नकली आईएएस कैसे पकड़े गए। और बात होगी दिल्ली समेत उत्तर भारत पर बाढ़ के खतरे की और बाढ़ को लेकर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और आपके राज्य में बाढ़ बारिश से हालात क्या है। और शो के आखिर में बात होगी बिहार से बंगाल तक कैसे बवाल हो गया। बिहार में बंद के दौरान जगह जगह आगजनी हुई तो बंगाल में क्यों बीजेपी के विधायकों के सदन से बाहर कर दिया गया। इन सभी खबरों पर तफसील से बात करेंगे। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। जीएसटी में कटौती के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान का टैक्स कम होने से देश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। जीएसटी में कटौती को बताया दिवाली गिफ्ट। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बोले सिंगापुर भारत के विकसित भारत के सपने में मजबूत साझेदार बनेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर फैसले के खिलाफ उतरा ओबीसी समाज। ठाणे में सरकार के आदेश की कॉपी फाड़ी। बीड, नांदेड़, वर्धा में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली मामले में कांग्रेस के खिलाफ एनडीए का बिहार बंद। 5 घंटे तक बिहार में सड़कें, दुकानें सब बंद रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के विधायक। भाजपा चीफ व्हिप को मार्शलों ने घसीट कर निकाला। 5 विधायक सस्पेंड। ममता ने सदन में वोट चोर के नारे लगाए। लखनऊ में राजभर के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम योगी से राजभर को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। बाराबंकी प्रदर्शन पर राजभर के बयान का विरोध कर रही है एबीवीपी। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, बाढ़, भूस्खलन से तबाही। हिमाचल के कुल्लू में फिर भूस्खलन। उफान पर ब्यास नदी। पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात तो श्रीनगर में उफान पर झेलम। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। कई इलाकों में आधा मंजिल तक मकान डूब गए। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। यूपी के फतेहपुर में सरेआम एक युवक की पिटाई हुई। गर्दन पर पैर रखकर मारने की कोशिश की गई। लोग तमाशबीन बने रहे, कोई बचाने नहीं आया। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में क्रिकेटर शिखर धवन से ईडी की पूछताछ। सट्टेबाजी ऐप के प्रमोशन का मामला है। इससे पहले रैना, युवराज जैसे क्रिकेटर से भी पूछताछ हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ है। जोरदार बहस के बाद सदन से पारित हुआ विधेयक। अब राजस्थान में फीस पर कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर लगेगी लगाम। टीवी एक्टर आशीष कपूर रेप केस में गिरफ्तार हुए। दिल्ली में हाउस में पार्टी में के दौरान दुष्कर्म का आरोप है। इंस्टाग्राम पर पीड़िता से मुलाकात हुई थी। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है मोदी के जीएसटी बम से ट्रंप का टैरिफ हवा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों पर टैरिफ का ऐलान कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इससे भारत पर असर पड़ेगा, लेकिन शायद वो भूल गए कि मोदी बुरे वक्त में, आपदा के वक्त में ही अवसर खोजते हैं। इसके बाद देखिए क्या शुरू हुआ। हिंदुस्तान में ट्रंप का विरोध शुरू हुआ। सड़कों पर कारोबारी उद्यमी विरोध कर रहे थे। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल जुदा है। उनके लिए ट्रंप ना सही, पुतिन जिनपिंग सही। कैसे भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करना है उन्हें पता है, और कैसे अलग समीकरण तैयार कर लेने हैं वो भी ये जानते हैं। इसीलिए पहले दिन से हम कह रहे हैं कि पीएम मोदी बुरे वक्त में, आपदा में, परेशानी में ज्यादा बेहतर चीजें कर लेते हैं। यह उसकी एक तस्वीर है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर के पीएम से मिले। सिंगापुर के साथ भी भारत की कई डील हुई हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है और साथ ही साथ स्पेस मिशन से जुड़ा और ग्रीन शिपिंग से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री वापस भारत आए। अब देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में देश में कई सामानों से जीएसटी कम कर दिया गया, जिससे सीधे आपकी जेब को फायदा होगा, लेकिन इससे ट्रंप के टैरिफ को कैसे कमजोर किया जाएगा यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगली तस्वीर देखिए। जैसे ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स कम हुआ, जीएसटी, आज जब बाजार खुला तो सुबह 900 अंक के साथ बाजार खुला था। यह टैक्स का असर था। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके अलावा देश में कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। देश में जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उनमें तेजी आएगी। इस कोशिश के साथ यह कदम उठाया गया है। यह ट्रंप के टैरिफ को जवाब भी है और उसकी हवा भी निकालेगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, ये नया अध्याय किसानों, महिलाओं को एक नई शक्ति देगा। रोटी, कपड़ा और मकान देने वाले प्रधानमंत्री ये देश की जनता को बहुत कुछ देना चाहते हैं। शिक्षा पे नागरिकों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, देश में इकोनॉमी की गति बढ़ेगी। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जीएसटी पर बड़े बदलाव का ऐलान कर मोदी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब भी दे दिया है और आपदा में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का बड़ा अवसर भी खोज लिया है। हम कृषि प्रधान देश हैं। या तो हमारी लाइफस्टाइल, या हमारी आवश्यकताएं, या हमारी मजबूरियां, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। 15 अगस्त को मोदी ने जिस दिवाली गिफ्ट का वादा किया था, अब उसका ऐलान भी हो गया। यह सौगात देशवासियों को नवरात्र से मिलने वाली है, लेकिन कारोबारियों से लेकर बाजार और आम आदमी तक हर कोई अभी से बल्ले बल्ले है। जरूरत के करीब सभी सामान सस्ते हो गए हैं। मतलब त्योहार में बम्पर खरीदारी और भारत के प्रोडक्ट के देश में ही छा जाने की पूरी तैयारी है। एज ए यूथ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे जीएसटी है वो काफ़ी कम हो गया है। तो बहुत सकारात्मक स्टेप है ये गवर्नमेंट की तरफ से। इससे कस्टमर के अंदर ऊर्जा बढ़ेगा। एक आइटम में सबसे छूट दी है, उससे आम आदमी की जेब, आम आदमी की गृहस्थी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये दिवाली गिफ्ट बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा फैसला है जीएसटी को लोअर करने का, क्योंकि अभी जो रिसेंट ईयर्स में जीएसटी पे कर रहे थे वो अनयूजुअली हाई ही थे। अब आपको बताऊं, बेशक इससे ट्रंप के टैरिफ की हवा निकलेगी, लेकिन आपकी जेब पर सबसे ज्यादा आराम होगा। जिन चीजों पर जीएसटी 5% लगता था, अब 0 हो गया है। वो कौन सी चीजें, और आपको बताऊंगा अब आपको कौन सा सामान कितने का मिलेगा। मोटा मोटी मैं आपको बताऊंगा। अगर दूध 60 रुपए लीटर ले रहे थे, जीएसटी इस पर हो गया है 0, तो 57 रुपए लीटर मिलेगा आपको। अगला प्रोडक्ट, जो पनीर आप 200 रुपए में ले रहे थे, वो पनीर अब आपको 190 में मिलेगा। 10 रुपए की रियायत होगी। जो ब्रेड का पैकेट आप 60 रुपए में ले रहे थे, अब इस पे जीएसटी 0 हो गया है, तो ये 57 रुपए की मिलेगी। अगर छेना खाने के शौकीन है तो 30 रुपए का छेना जो था वो अब आपको 28 रुपए में मिलेगा, क्योंकि इस पर भी जीएसटी 0 हो गया है। मुंह मीठा कराना भी आसान हो गया है। अब देखिए, जिस पर 12% जीएसटी लगता था, उस पर 5% जीएसटी लगेगा। यानी जो मक्खन बटर आप लेते थे 500 ग्राम 230 रुपए का, वो अब 210 रुपए का मिलेगा। बटर के अलावा घी 400 रुपए 500 ग्राम ले रहे थे,
वो अब 360 रुपए में 500 ग्राम घी आपको मिलेगा। फल अगर लेने जा रहे हैं तो जो फल अगर आप सुपरमार्केट और बाजार से लेते हैं जहां जीएसटी आपको भरना पड़ता है, वहां अगर आप 50 रुपए का फ्रूट जूस ले रहे थे तो वो फ्रूट जूस अब आपको 45 रुपए का मिलेगा। फल अगर लेने जा रहे हैं यानी उनमें नारियल पानी अगर आप लेने जा रहे हैं, जो 70 रुपए का नारियल पानी था उस पर जीएसटी 5% लगेगा तो वो 64 का हो जाएगा। इसी तरह देखिए जिस पर जीएसटी 18 था वो 5 हो गया है, यानी चॉकलेट और बिस्किट जो 30 के थे वो 26 रुपए में मिलेगा अब आपको। साथ ही मिठाइयां जो 600 रुपए किलो थी पहले वो लगभग 520 रुपए किलो मिलेगी। साबुन जो 12% जिस पर जीएसटी था यानी अब 5% हो गया है, उसमें साबुन है 50 रुपए का साबुन आपको 46 रुपए में मिलेगा। टूथपेस्ट जो 100 रुपए का था वो 93 रुपए में आपको मिलेगा, और नमकीन जो आप 50 रुपए में ले रहे थे वो 46 रुपए में मिलेगा। नूडल्स जो 40 रुपए में आप ले रहे थे वो अब 37 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा जो सर्विसेज आप ले रहे थे यानी 18 से 5% टैक्स लगेगा जीएसटी का। अगर पहले 100 रुपए आप खर्च कर रहे थे हेयर कटिंग में तो अब 87 रुपए आपको बाल कटवाने के देने होंगे अगर आप वहां जीएसटी भरते थे। इसके अलावा जिम अगर आप जाते हैं तो जिम में जो जीएसटी था वो 18% था, ये जीएसटी अब 5% लगेगा आप पर, यानी 1000 रुपए अगर आप जिम के लिए दे रहे थे तो अब आपको 870 रुपए देने होंगे क्योंकि उस पर जीएसटी 5% हो गया। इसी तरह जीएसटी 18 से 5% हो गया है अगर आप खाना मंगाते हैं बाहर से, जिस पर 50 रुपए देना पड़ रहा था आपको अब 43 रुपए देना पड़ेगा। तो ये रियायत हुई है आम आदमी के लिए, उसकी जेब के लिए। जीएसटी देखिए गाड़ियों का हाल क्या है, 28% जो जीएसटी था कार्स पर वो अब 18% हो गया, यानी जो गाड़ी 5 लाख रुपए तक की थी वो 4.5 लाख रुपए में आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर बाइक्स ले रहे हैं सुपर बाइक्स, इसमें 1 लाख रुपए की जो बाइक थी पहले अब वो आपको 90,000 रुपए में मिलेगी। ये बदलाव हुए। इसके अलावा देखिए 28% से 18% जीएसटी हुआ है टीवी पर। दिवाली का मौका है, नवरात्र का मौका है, लोग नई खरीदारी करते हैं। पहले 50,000 रुपए का जो टीवी था वो आपको 45,000 रुपए में मिलेगा। वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे थे तो 20,000 की जो वॉशिंग मशीन है वो आपको 18,000 में मिल जाएगी क्योंकि जो जीएसटी है वो 28 से 18 हो गया। एसी जो 50,000 रुपए में था वो 45,000 रुपए का आपको मिलेगा। ट्रैक्टर अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, यानी किसानों के लिए अच्छी खबर है, जो 12% का जीएसटी लगता था ट्रैक्टर पर वो अब 5% लगेगा, यानी 8 लाख का ट्रैक्टर आपको 7.5 लाख रुपए में मिल जाएगा। साथ ही थ्रेशर मशीन जो मशीन आती है जो 2 लाख की आती है वो 1,85,000 रुपए की मिलेगी। सिंचाई मशीन जो 70,000 रुपए की वो अब 66,000 रुपए में मिलेगी। ये बड़े बदलाव हुए और बहुत अच्छी खबर है। इससे बेहतर दिवाली गिफ्ट भारत के लोगों के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों पर जीएसटी बढ़ाया भी गया है, टैक्स बढ़ाया भी गया है और शायद जरूरी भी था, ऐसा सरकार भी सोचती है। आइए आपको बताऊं कौन सी वो चीजें हैं जो जेब पर बोझ बढ़ाने वाली हैं। जो लोग पान मसाला तंबाकू खाते हैं उनकी जेब पर भार बढ़ेगा। वैसे लिखा होता है हानिकारक है इसे खाना, पहले 50 में था अब 56 रुपए में है मिलेगा अगर 50 का कोई पैकेट लेते थे। कोल्ड ड्रिंक के जो शौकीन है, पहले 40 रुपए में कोल्ड ड्रिंक जो थी उस पर जीएसटी बढ़ गया तो 50 में होगा, यानी इस पर 40% तक जीएसटी लग रहा है, 40%। स्पीड बाइक जो है 350 सीसी पहले 2 लाख रुपए की थी वो अब 2,24,000 रुपए की मिलेगी। इसके अलावा लग्जरी कार जो 16 लाख की थी वो 18 लाख रुपए तक की मिलेगी आपको। और आईपीएल का टिकट जो मैच क्रिकेट देखने के शौकीन है ग्राउंड में, 2000 का अगर आप टिकट लेते थे तो 2,240 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। ऑनलाइन गेम 1,000 रुपए खर्चते थे तो अब 1,120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। रिवॉल्वर जो लाइसेंसी रिवॉल्वर रखते हैं उनको अगर 50,000 का ये रिवॉल्वर मिलता था तो उन्हें 56,000 खर्च करने पड़ेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा देश के लोग क्या कह रहे हैं। उनके लिए इससे बेहतरीन दिवाली तोहफा नहीं हो सकता।
बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का ये, क्योंकि महंगाई अभी इतना जीएसटी से ज़्यादा जा रहा था, ताकि रेट काफ़ी महंगाई हो रही थी। अभी जीएसटी रिलेक्शन से काफ़ी फायदा होने वाला है। पहले एक दिवाली गिफ्ट होगा, जो लोग आएंगे दे आर एक्साइटेड, तो ये हमारा जो सेगमेंट है उसमें तो हमें फ़ायदा ही दिख रहा है और अच्छा सेल का रिस्पॉन्स रहेगा, तो हम तो उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। अर्थव्यवस्था में जो चलायमान की स्थिति होगी वो अपने आप में जो है अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बूम देगी। मूव जीएसटी का स्लैब घटाने का हुआ है, वो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंजेक्शन होगा मेडिकल टर्म्स में। जिन पे 18% था वो 12% था, वो 5% पे आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो डेयरी प्रोडक्ट है जिनको इन्होंने ज़ीरो कर दिया है। तो बेसिकली बिल पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा और साथ में जेब पे भी असर पड़ेगा। मोदी जी की ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और इसको सभी ने सराहा है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जिसने अवॉइड किया। ज़रूरी था ये आम आदमी के लिए भी, क्योंकि इससे आम आदमी के हाथ में पैसे बच रहे हैं। ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगा, पैसे बच रहे हैं तो कंजम्पशन, इकोनॉमिक कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे बिजनेस को भी फायदा है क्योंकि उनका भी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा। मकान में सीमेंट में भी 10% कम किया गया है, लोहे में भी कम किया गया है, मकान बनना सस्ता होगा। मुझे भी राहत मिलेगी, क्यों? क्योंकि जो मेरे में अपने जो प्रोडक्ट वहाँ पर जो गन्ना है मेरा जो खेती में होता है, वो उससे लेकर जो मैं गुड़ तक लेके आती हूँ, यहाँ तक जो लेके आऊंगी, उसमें मुझे बहुत फायदा मिलेगा। 1000 स्क्वायर फीट का मकान बना रहा है, उस 1000 स्क्वायर फीट पे 500 बैग सीमेंट के लग रहे थे। जिन 500 बैग सीमेंट पर करीब जो टैक्स लगता था वह 1 लाख रुपए के आसपास टैक्स लगता था। अब वह टैक्स घटकर करीब 75,000 रुपए के आसपास आ जाएगा। और अब आपको बताता हूं आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा जो शॉपिंग करने जाता है सुपरमार्केट में या दूसरे इस तरह के बाजार में। आपकी जेब पर क्या फायदा होगा, साल में कितना पैसा आपका बचने वाला है। दिल्ली जैसे शहर में अगर हर महीने 12,000 रुपए का राशन खरीदते हैं तो टूथपेस्ट से बिस्किट और घी पर पहले 12% टैक्स देना पड़ता था आपको, यानी 15,000 की खरीदारी पर 1,800 रुपए टैक्स लग जाता था आपका। अब रोजमर्रा के ज्यादातर सामान पर 5% या 0 है जीएसटी। कुछ सामान 12% से 18 वाली कैटेगरी में महंगे भी हुए हैं। इस तरह 15,000 की खरीदारी पर आपका 1,000 रुपए जरूर बचेगा, यानी हर महीने 750 की बचत सिर्फ राशन से हो जाएगी। 1,000 रुपए टैक्स जाएगा। कपड़े और जूते पर क्या बचेगा? हर महीने अगर आप औसतन 5,000 के कपड़े और जूते खरीदते हैं तो 12% जीएसटी के हिसाब से 600 रुपए टैक्स देना पड़ता था आपको। अब इस पर जीएसटी 5% हो गया, यानी टैक्स भी आपका घटकर सिर्फ 250 हो जाएगा अगर आप 5,000 की शॉपिंग कर रहे हैं। इस तरह हर महीने 350 की सीधे बचत कपड़ों और जूतों से हो जाएगी आपकी। अगला है इंश्योरेंस। कोई परिवार हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर हर महीने 2,000 रुपए अगर खर्च करता है तो पहले इन पर 18% जीएसटी था, यानी उसे 360 रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब इस पर जीएसटी 0 कर दिया गया, यानी कोई टैक्स लागू नहीं होगा इस पर। इस तरह इंश्योरेंस पर भी यहां से भी आपको 360 रुपए बचेंगे। अगला देखिए, बच्चों के सामान जो आप लेते हैं वो स्टेशनरी भी है, बच्चों की पढ़ाई के सामान, पेंसिल, नोटबुक पर पहले 5 से 12% का जीएसटी था। अगर इसमें हर महीने आप 1,000 रुपए भी खर्च करते थे अब तक तो करीब 120 आपको सीधे टैक्स चुकाना पड़ता था, 120 रुपए। इस पर अब जीएसटी 0 हो गया है, मतलब 120 रुपए भी आपके बचेंगे। कहते थे परिवार, मां बाप की बच्चों की स्टेशनरी बहुत महंगी है। देश का मिडिल क्लास और आमतौर पर इन्हीं 4 कैटेगरी में ज्यादा खर्च करता है और नए जीएसटी रेट से उसे हर महीने सोचिए करीब 1,500 रुपए बचत होगी। ये मोटा मोटी हमने हिसाब लगाया और बचत इससे ज्यादा हो सकती है, चाहे वो टूथपेस्ट हो, ब्रश हो या घर के बाकी सामान हो। और साल भर का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 18,000 रुपए और इससे ज्यादा की बचत होगी। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, और उस वादे को आज निभाया है। सुनिए। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर
आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। बच्चों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। और यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं, तब देश आगे बढ़ता है। जीएसटी कम कर दिया गया, लेकिन सियासतदानों की मजबूरी है। सियासतदान सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताऊं। ममता बनर्जी क्या कह रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, दूसरे दल क्या कह रहे हैं जीएसटी कम करने के बाद और दिवाली गिफ्ट के बाद। देखिए जरा। दरअसल जीएसटी में बदलाव सरकार का मजबूरी में लिया गया फैसला है। ममता बनर्जी कह रही है जब तक जनता दबाव नहीं बनाती है तब तक यह सरकार लोगों की सुनती नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं पिछले 11 सालों में हमने जो भी बयानबाजी संसद में देखी उससे आम आदमी को कोई मदद नहीं मिली। नया टैक्स बदलाव सिर्फ राज्यों को बोझ देगा। गृहमंत्री ने कहा जीएसटी की दरों में बदलाव का फैसला ऐतिहासिक है। यह जीएसटी सुधार गरीबों, मध्यम वर्ग और किसानों को बड़ी राहत पहुंचाएगा। राहुल और ममता के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी सुधारों का विरोध किया। गिरिराज सिंह कह रहे हैं उन्हें हमेशा जीएसटी में कमी नजर आती है, लेकिन सरकार ने हर सेक्टर में मिडिल क्लास को राहत दी है। पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री कह रहे हैं जीएसटी दरों में कमी स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन यह कदम उठाने में बहुत देर हो गई। सरकार को जीएसटी पर अब बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? सुस्त विकास, बढ़ता घरेलू कर्ज या गिरती घरेलू बचत? बिहार में चुनाव या ट्रंप और उनके टैरिफ? पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं जीएसटी सुधार आत्मनिर्भर भारत की राह में अहम कदम है, गेम चेंजर है और इससे उद्योग और फार्मा क्षेत्र को फायदा होगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पॉलिटिकल लीडर्स क्या कह रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है। स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे? फिर नहीं, हम वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत हिम्मत के साथ देश को सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स दिए हैं। इसके कारण कंज्यूमर पर जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो रहा है। इसके कारण चीजें सस्ती होगी, इसके कारण व्यापार बढ़ेगा और देश के अर्थतंत्र को एक नया बूस्ट ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स देने वाले हैं। आज जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए वाकई क्या किसानों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या फैमिलीज को फायदा हुआ या नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। भारत में डिमांड बढ़ेगी, सेवाओं की और वस्तुओं के लिए बड़े रूप में बढ़त होगी। ये एक पायदान है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया, जीएसटी नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने हर सेक्टर में रोटी, कपड़ा और मकान सारे सेक्टर में रिलीफ किया है। थोड़े थोड़े समय में जब विरोध शुरू होता है तो आप उसमें किसी में कम कर देते हैं, किसी में ज़्यादा कर देते हैं। तो ये केवल आईवास है। ये चुनाव आ रहा है तो इस कारण से इसके पास अब कुछ है नहीं, तो इस प्रकार से करें। तो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, मोदी ने उसका इलाज भी कर दिया है, लेकिन ट्रंप का टैरिफ उनके घर में भी बवाल खड़ा कर रहा है। तस्वीर आपको दिखाऊं, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरी दुनिया की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग मुल्कों में जहां ट्रंप ने टैरिफ लगाया है वहां इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं क्योंकि कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन भारत ने इसका उपाय करने की कोशिश की है।
अब आपको बताऊं कि न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका पर कितना बोझ बढ़ने वाला है ट्रंप के टैरिफ से। ट्रंप की अपनी थाली बहुत महंगी हो जाएगी। न सिर्फ ट्रंप की बल्कि आपको बताऊं अमेरिका में रहने वाले हर शख्स की थाली महंगी हो जाएगी। सोचिए जरा, जो चीजें अमेरिका में दूसरे मुल्कों से आती हैं टैरिफ उस पर बढ़ जाएगा, वो महंगी हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ का मांस जो खाते हैं 10% टैरिफ उस पर लगा दिया गया है। ब्राजील से संतरे का जूस आता है 50% टैरिफ लगा है टैक्स ब्राजील से आने वाले सामान पर। थाईलैंड से चावल आता है 19% इस पर टैक्स लग गया है। चीन से सेब, जूस और फ्रोजन फिश आती है, उस पर 30% टैरिफ है। नीदरलैंड से कोको पाउडर आता है 15% का, उस पर टैक्स लगा है। इटली से ओलिव ऑयल आता है 15% का टैक्स उस पर भी लगा है, यानी लोगों को 15% और महंगा मिलेगा अमेरिका में रहने वालों को। कोलंबिया से कॉफी आती है, कॉफी का कप भी 10% महंगा हो गया है। कोस्टारिका से अनानास आता है, तरबूज, और वहां भी टैरिफ बढ़ा दिया है। इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता है, 19% टैरिफ लगाया है उस पर। मक्खन भी 15% महंगा मिलेगा क्योंकि आयरलैंड से आता है। यह है स्थिति अमेरिका की खुद की। लेकिन अब आपको बताऊं, इसीलिए ट्रंप भन्नाए हुए हैं। ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो ट्रंप ने उस पत्रकार को डांट और डपट दिया। सुनिए। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? Wait. What actions did you have you taken? I'm with Polish radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. Because if you remember, 2 weeks ago I said, if India buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't tell me about that. तो ट्रंप पत्रकार से कह रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हें नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जीएसटी से टैरिफ को जवाब देने की भारत ने कोशिश की है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है। वो हर साल अमेरिका को 7 लाख करोड़ का सामान बेचता है। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो भारत को 30,000 करोड़ का नुकसान होने लगा। भारत के कपड़ा और ऑटो इंडस्ट्री को बड़े घाटे का डर सताने लगा। इस डर को भगाने के लिए मोदी ने जीएसटी में बदलाव का कदम उठाया। सिर्फ 5 और 18% के 2 स्लैब बनाकर ज्यादातर चीजें सस्ती कर दी हैं। सरकार के इस कदम से देश को 48,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। मतलब जितना टैरिफ से नुकसान हो रहा था उससे भी ज्यादा जीएसटी मुनाफा होगा, क्योंकि जीएसटी कम करने से घरेलू डिमांड और मांग बढ़ेगी, जिससे देश में खपत और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कपड़ा और कार, बाइक जैसे सामान देश में ही ज्यादा बिकने लगेंगे। इससे अमेरिका सामान नहीं भी खरीदेगा तो भारत को नुकसान कम होगा या नहीं होगा। भारत में ही सामान बनेगा और भारत में ही तेजी से बिकने लगेगा, इसकी खपत होगी, तो इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा और उत्पादन करने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा। आइए, इसका असर भारत और उद्योग और शेयर बाजार पर भी नजर आने लगा है। मुंबई का शेयर बाजार आज 900 अंक तक उछल गया। साथ ही जीएसटी बदलाव ने टैरिफ की टेंशन को काफी हद तक खत्म कर दिया है। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है ये बहुत बड़ा कदम है। ट्रंप को फेस करने में काफी कुछ करना है। एक्सपोर्ट्स को हम कैसे समझा दें और दूसरे देशों को कर रहे हैं वो एक बात रहती है, लेकिन इंटरनल डिमांड हम बड़ा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत हम हो सकते हैं और ये क्रांतिकारी चेंजेस जो आएंगे और हम रिवीजन ऑफ जो रेट्स कर रहे हैं वो इंटरनल डिमांड का बढ़ाने के लिए हमने जोर दिया है। इंडस्ट्री या रियल एस्टेट या सर्विसेज का जो एरिया होगा, ट्रैवल, टूरिज्म, सभी चीज़ों पे ये नए जीएसटी फ्रेमवर्क का बहुत अच्छा लाभदायी असर होगा। ऑलरेडी भारत विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली बड़ी इकोनॉमी है। आदमी के लिए जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि इंश्योरेंस में से, हेल्थ केयर में से, लाइफ में से, उसमें से जो जीएसटी की कटौती हो गई है, तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। ये इनिशिएटिव का ये पहला कदम है
और आगे चल के और भी रिफॉर्म्स आ सकते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द होल थिंग एंड सो इज द मार्केट एंड दैट्स व्हाई फिलहाल सेंसेक्स आप देखोगे कि 680 पॉइंट से ऊपर है। तो एक्सपर्ट्स की राय आपने सुन ली। न सिर्फ एक्सपर्ट्स बल्कि ट्रंप को पुतिन ने भी टाइट कर दिया है। पुतिन पहली बार बोले हैं और ट्रंप का पर गरजे हैं। यह अंदाजा ट्रंप को भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी से पुतिन मिले थे। पुतिन चीन से ही ट्रंप को जवाब देकर गए हैं। देखिए जरा पुतिन ने क्या कहा है ट्रंप को और सुनाया है पुतिन ने। मोदी और जिनपिंग से मुलाकात के बाद पुतिन ने बड़ा बयान दिया। कहा भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करो। भारत और चीन जैसे देश किसी धमकी से डरने वाले नहीं है, ये पुतिन कह रहे हैं। ट्रंप भारत या चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का पुराना और रूढ़िवादी रवैया अब बदलने वाला है या बदलना चाहिए। ट्रंप को समझना होगा अब उपनिवेश वाला दौर नहीं है। आप अपने व्यापार पार्टनर के साथ धमकी भरेगी बातचीत नहीं कर सकते हैं। फिर भारत, रूस और चीन मजबूत साझेदार देश हैं। यहां 3 अरब से ज्यादा लोग हैं और हम मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। कोई हमें सजा देने की बात नहीं कर सकता है। उम्मीद है अमेरिका ये समझेगा और बातचीत से तनाव खत्म करेगा। यह था पुतिन का जवाब। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुतिन क्या कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हमारे सामने 1.5 अरब जनसंख्या वाला भारत है। हमारे सामने मजबूत अर्थव्यवस्था वाला चीन है। उनकी अपनी घरेलू राजनीति है। अगर कोई ऐसा कहता है कि हम आपको सजा देंगे तो उसे सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि उन दोनों बड़े देशों ने भी उपनिवेशवाद के दौरान संकटों का सामना किया। लंबे वक्त तक उनकी संप्रभुता पर हमला हुआ। अगर कोई भी एक कमजोरी दिखाता है तो उनका सियासी करियर खत्म हो जाएगा। यह एक खूबसूरत समारोह था। मुझे लगा कि यह बहुत प्रभावशाली था। मैं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा था। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ट्रंप को न सिर्फ पुतिन सुना रहे हैं, वो अपने घर में भी घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी टैरिफ का मामला चला गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ट्रंप ने बड़ी बात की। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट में हार मिलती है तो टैरिफ का फैसला उन्हें रद्द करना पड़ जाएगा। हार होती है तो यूरोपीय यूनियन समेत दूसरे देशों से व्यापार जो कर रहे हैं उसमें उन्हें नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में हार से अमेरिका आर्थिक तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने निचली अदालत के फैसले को यूएस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि फैसला रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लिया गया है। निचली अदालतों ने ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को अधिकारों के खिलाफ बताया था, यानी ट्रंप को यह अधिकार नहीं है। अब जो अमेरिका के लोग हैं, जिसमें खुद पूर्व एनएसए जैक सुलिवन है वो, या कर्ट कैम्बेल पूर्व इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर हैं, वो कह रहे हैं ट्रंप की घोषणाओं ने दोनों देशों के रिश्तों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप ने दोनों देशों के बीच भरोसे को कमजोर कर दिया है। भारत यूएस रिश्तों ने चीन के दुस्साहसी प्रभावों को कमजोर किया है। इसलिए इस साझा मकसद को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि चीन और दूसरी क्षेत्रीय चुनौतियों के सामने संतुलन बनाए रखा जा सके। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और नेता क्या कह रहे हैं, पूर्व एनएसए क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर चीन, रूस और भारत साथ आते हैं और आर्थिक या सामरिक गठजोड़ बना लेते हैं तो किसी भी तरह से 21वीं सदी में अमेरिका उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतिहास गवाह है कि अमेरिकी कूटनीति ने अभी तक मजबूत पार्टनरों के रिश्ते में दखल देने की कोशिश नहीं की है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अमेरिका ने मजबूत रिश्ता बनाया है। हमारे रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन अब अपने परिवार के कारोबारी हितों की वजह से ट्रंप ने भारत के साथ रिश्तों को खतरे में डाल दिया है। भारत अमेरिका के बीच मजबूत रिश्ते हमारे फायदे में होगा। और आइए अब आपको एक अद्भुत खबर दिखाते हैं। एक फर्जी आईएएस अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जो बड़े लाव लश्कर के साथ चलता था और पहली बार देखेंगे आप उसका लाव लश्कर। फर्जी आईएएस की हनक आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए जरा, यह है फर्जी आईएएस। योगी की पुलिस ने पकड़ लिया इन्हें और पकड़ के अंदर कर दिया है। यूपी में न जाने कितनों को चूना लगाया, कितनों के साथ ठगी की है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन जरा इनकी हनक देखिए। ये देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियां उसमें चलते थे, काफिला चलता था। इसमें गाड़ियां देखिए जरा, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा, मर्सिडीज, ये सारी गाड़ियां इनके काफिले में चलती थी। और जब इनके काफिले में गाड़ियां चलती थी तो लोग अपने आप
इन्हें आईएएस अधिकारी समझते थे। और आइए जरा देखिए इनके पास कौन कौन सी गाड़ियां थी। एक ये गाड़ी आप देख रहे हैं, मर्सिडीज बेंज C220। इसकी कीमत सोचिए 61,20,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत है। ये गाड़ी से चलते थे, इनके काफिले में थी लैंड रोवर डिफेंडर। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ 80 लाख थी। यह गाड़ी भी इनके काफिले में। अगली है टोयोटा फॉर्च्यूनर। इसकी कीमत लगभग 36 लाख रुपए से लेकर 52 लाख रुपए तक, यह भी इनके काफिले का हिस्सा थी। अगली है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। यह लगभग 20 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए तक, यह भी काफिले का हिस्सा थी। सोचिए इतनी गाड़ियां जब काफिले में चल रही हो तो अच्छे अच्छे पसीना छोड़ दें। इसीलिए यह फर्जी आईएएस न जाने कितने लोगों को ठग रहा था। यह रिपोर्ट देखिए। इनोवा, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, मर्सिडीज और मर्सिडीज बेंज, 6 गाड़ियों के इस काफिले को जरा गौर से देखिए। किसी पर सरकारी नेम प्लेट लगी है तो किसी पर वीआईपी नंबर प्लेट चिपकी है। हाय हाय करते सायरन और सिर पर नाचती लाल और नीली पीली बत्तियां। इन गाड़ियों के काफिले से किसी को भी यकीन हो जाए कि इसमें कोई बड़ा अधिकारी चल रहा है। सौरभ त्रिपाठी इन्हीं गाड़ियों के भौकाल की बदौलत फर्जी आईएएस होकर भी 100% असली ठगी का धंधा कर रहा था। वो सिविल सेवा परीक्षा में 2 बार फेल तो हुआ, लेकिन आईएएस बनने के उसके इरादे कभी फेल नहीं हुए। उसकी सनक, हनक और रौब से किसी को उस पर जल्दी शक नहीं होता, लेकिन उसने एक गलती कर डाली और उसकी आईएएस वाले भौकाल का भांडा फोड़ हो गया। और आइए अब आपको बताऊं कि कैसे माहौल बनाकर और भौकाल बनाकर आईएएस, फर्जी आईएएस लोगों को बेवकूफ बना रहा था। क्या कर रहा था और कैसे कर रहा था, देख रहे हैं। गाड़ियों का काफिला लंबा चौड़ा और साथ में बहुत से अर्दली। सिविल सेवा में फेल हुआ तो फर्जी आईएएस बन बैठा। आईएएस का भौकाल बनाने के लिए पूरा तामझाम इसने तैयार किया। पीए रख ली, एनआईसी वाली फर्जी ईमेल आईडी भी बनवा ली थी। फर्जी दस्तावेजों के दम पर सरकारी सुविधाओं का भी उपयोग कर रहा था। केंद्र सरकार का सचिव बताकर सरकारी कार्यक्रमों में भी जाता था। कई बार खुद को कैबिनेट स्पेशल सेक्रेटरी बताता था। कई बार यूपी के शहरी विकास विभाग में सचिव बताया। सरकारी ठेके दिलवाने के नाम पर ठगी की। यूपी से लेकर बिहार तक ठगी का धंधा चलाने लगा था। ठगी का धंधा बढ़ाने के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने लगा। लाल और नीली बत्ती वाली गाड़ियों के काफिले के साथ चलता है। लखनऊ पुलिस ने 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। देखिए साहब अंदर कैसे हो गए, ऐसा क्या कर दिया। सब कुछ तो ठीक चल रहा था। लखनऊ में करगिल पार्क के पास गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। काले रंग की लग्जरी कार में फर्जी आईएएस साहब बैठे थे। आईएएस साहब थे तो फर्जी, लेकिन चेकपोस्ट पर असली रौब झाड़ दिया बस इन्होंने। ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री के नाम से धमकी देने लगे। धमकी दे डाली कि मैं सबकी शिकायत मुख्यमंत्री से कर दूंगा। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को हाव भाव पर शक हुआ। इनके लग्जरी गाड़ी इनकी किनारे लगवाई गई। इनसे पूछताछ शुरू की गई और इनसे पूछताछ हुई तो सच सामने आ गया। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डीसीपी क्राइम क्या कह रहे हैं। पूछताछ करने पर जानकारी हुआ कि ये फर्जी आईएएस बन करके लोगों को दबाव में लेने की कोशिश करता है। विभिन्न प्रदेशों में जाकर के अधिकारियों से मिलना, शासन में जाकर के मिलना, अपना कार्य कराना, इस तरह की प्रवृत्ति बताई गई। इसके गाड़ियों में सचिवालय आदि का फर्जी पास लगा हुआ था। इसका एक असिस्टेंट भी था जिसको ये पेड करता था। उसको भी इसने अपने बारे में पूरी सूचना न बता करके एक आईएएस अफसर होना बताया था। उसको भी इसके फर्जी होने की जानकारी नहीं थी। तो फर्जी आईएएस साहब उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बाढ़ पर बिहार, बंगाल में सियासी उबाल, ये आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो बाढ़ से हालात हैं हम उसकी बात करेंगे। बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम की तस्वीरें, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं,
ये अखनूर की तस्वीर आप देख रहे हैं और बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। एक बार फिर मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि दरियाए चिनाब के पानी का बहाव काफी मकदार में बढ़ रहा है। अभी मसलस तौर पे बारिश लगातार चली आ रही है। नदियों नालों में पानी काफी बहाव में हो चुका है और दरियाए चिनाब के नजदीक रहने वाले लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने मकानात, अपने कुल्लों को खाली करके पीछे चले जाएं। अगली तस्वीर देखिए जरा, बगलियार की तस्वीर, बगलियार डैम की तस्वीर देख रहे हैं। यहां से पानी छोड़ा जा रहा है और इससे आपको अंदाजा होगा किस कदर नदियों में बाढ़ आई हुई है। अब राजस्थान आपको लिए चलता हूं। ये राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बाइक के साथ ये युवक बह गया है। दौसा की तस्वीर है। बाइक के साथ ये ट्रैक्टर भी पूरा बह गया। हिमाचल की तस्वीर देखिए जरा, हिमाचल के मनाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। चारों तरफ लगातार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहां नदियां ओवरफ्लो हैं। आपको लिए चलता हूं पंजाब में खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, किसानों से मिले। ये खत्म हो गया, ये गिरना शुरू हो गया, ये खत्म हो गया सर। आसपास सब जगह यही है सर। जो एक दो पानी केड़ा 9 6 फुट अभी है सामने वो सोलर लगा रखे, एक भी नहीं बचा। खत्म हो गई सर। ये देखिए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। शिवराज सिंह चौहान के अलावा ये तस्वीर देखिए जरा, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज भी पंजाब में ट्रैक्टर पर सवार हैं। देश के जिन इलाकों में बाढ़ आई हुई है, ये मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा है मामला। बाढ़ से मौत की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर पर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने काफी सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा यह बेहद गंभीर मामला है। हमने प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ की है कि अब वो हमें उसी का असर देखने को मिल रहा है। हमने अभूतपूर्व बाढ़ देखी है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी करते हैं। प्राथमिक तौर पर यह दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर अवैध कटान हुआ है। चारों राज्यों की सरकारें अगले 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें। मीडिया रिपोर्ट्स में हिमाचल से बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे बहते दिखे। पंजाब की तस्वीरें देखी हैं जहां पर पूरे खेत और गांव तबाह हो गए हैं। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं और सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई है। कितना सर आपको लगता है कब तक पंजाब ऊपर? अभी तो ये महाजल प्लावन की स्थिति है। केंद्रीय टीमें भी यहाँ नुकसान का जायजा ले रही है। संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से साथ देगी। बहुत मेहनत यहाँ की टीम कर रही है। मैं बोलना चाहता हूँ पंजाब के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसके वो जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं। और आइए आपको दूसरे राज्यों में लिए चलता हूं, वहां का हाल दिखाता हूं। दरअसल स्थिति यह है कि राजस्थान में खराब हालात हैं। यह तस्वीर आप राजस्थान की देख रहे हैं। राजस्थान के टोंक में देखिए जेसीबी पानी में चली गई, ट्रैक्टर, और उसके बाद उसे निकाला है जेसीबी ने। अगली तस्वीर भी देखिए अजमेर की है। अजमेर में लगातार बारिश के बाद हालात देखिए क्या है। सड़कों पर पानी बह रहा है।
अस्पतालों में देखिए पानी है, घरों में पानी है, स्कूल पानी से लबालब है। देश की राजधानी दिल्ली का हाल आपको दिखाऊं। दिल्ली के कश्मीरी गेट आपको लिए चलता हूं। कश्मीरी गेट की तस्वीरें देखिए। जब गाड़ियां जा रही थी, सड़कों पर पानी था और रफ्तार कुंद हो चुकी थी। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद दिल्ली में एनडीआरएफ की टीम उन निचले इलाकों तक पहुंच रही है जहां यमुना का पानी पहुंच गया और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आइए दिल्ली की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताऊंगा आपके राज्य का हाल क्या है। दिल्ली में दरअसल एक रोड कोलैप्स हो गई। ये देख रहे हैं, सड़क का हिस्सा है, नेशनल हाईवे 44 धंस गया है, बीच से रोड का हिस्सा अंदर धंस गया है। दूसरी तस्वीर, राहत शिविर का हाल ये है। प्रभावित लोगों को लाकर यहां रखना था, वो पहले से पानी पानी हो गए। और आइए आपको बताऊं आपके राज्य का हाल क्या है, क्या स्थिति है। दरअसल दिल्ली में यमुना का पानी शहर के अंदर घुस गया है। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। यहां से उड़ान भरने वाली 340 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। दिल्ली रेलवे ब्रिज पर यातायात रोक दी गई है। बाढ़ की वजह से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बंद करना पड़ा। निगमबोध घाट डूब चुका है। अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 7 गांव बाढ़ की चपेट में। पंजाब के 23 जिले 1655 गांव बाढ़ में डूबे। बारिश बाढ़ की वजह से अब तक 37 मौतें हुई हैं। 1,75,000 हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई। 3,55,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। 20,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। एनडीआरएफ, वायुसेना और रेस्क्यू में उन्हें लगाया गया है। जम्मू कश्मीर बाढ़ से लगातार दूसरे दिन सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से 100 से ज्यादा मौत हुई है। झेलम का जलस्तर 21 फीट खतरे के निशान को पार कर गया है और जम्मू कश्मीर के सभी निचले इलाकों में हालात खराब हैं। बारिश बाढ़ की वजह से अब तक 300 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हिमाचल में बाढ़, बारिश, भूस्खलन से अब तक 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। नुकसान का यह आंकड़ा 20 जून से 3 सितंबर का है। मंडी जिले पर सबसे ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट सामने आई है। 7 सितंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश है। राजस्थान में औसत से 53% ज्यादा बारिश हुई है। 5 जिलों के कई गांव इस समय बाढ़ के पानी में डूबे। माही बजाज सागर डैम के सभी गेट एक साथ खोले गए हैं। 15 साल से सूखी नदी भी इस बार पानी में बह गई और भर गई पानी से 125 साल में 7वीं बार राजस्थान में ऐसी बारिश हुई है। यूपी का हाल देखिए, 22 जिलों और 600 से अधिक गांव पानी में डूबे। 1.5 लाख लोग बाढ़ से अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। आगरा में यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया है। सीएम योगी यूपी में बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आइए, हमारी सहयोगी दिल्ली में थी, निगमबोध घाट पहुंची, वहां भी पानी भर गया है, अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के निगमबोध घाट, जो कि सबसे प्राचीन शमशान घाट माना जाता है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं यहाँ का हाल। आपको सबसे पहले बता दें, निगमबोध घाट जो है कल दोपहर 3 बजे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अंतिम संस्कार अब नहीं हो रहा है। यहाँ पर 5 दिन के लिए निगमबोध घाट को अभी बंद रखा गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि फिलहाल दिल्ली की स्थिति यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाके जो कहलाते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे इलाके जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं निगमबोध घाट पर, क्या स्थिति बनी हुई है। तो आपने देख लिया देश का हाल। दरअसल सरकारें क्या करती हैं कि इस बारिश के वक्त तालाब खुदवाती हैं। तालाब खुदवाती हैं, बारिश हो तो पानी इकट्ठा हो गांव में, लेकिन एक तालाब गांव से गायब हो गया है। लाखों रुपए का तालाब बनाया गया था, लेकिन तालाब चोरी हो गया है, तालाब मिल नहीं रहा है। इसलिए गांव में क्या हो रहा है, बाकायदा मुनादी कराई जा रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि गांव में मुनादी हो रही है। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहां तालाब हुआ करता था, तालाब गायब है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुनादी की, मैं आपको दिखा रहा था। तालाब कहां गया?
तालाब गायब होने का मामला मध्य प्रदेश के रीवा के चाक घाट का है। दरअसल यहीं अमृत सरोवर सहित कई तालाब रातों रात गायब हो गए। लोगों ने इस मामले में कलेक्टर से लेकर सीएम तक की शिकायत की, लेकिन तालाब आज तक गांव वालों को वापस नहीं मिल पाया है। इस पर गांव वालों ने तालाब ढूंढने पर इनाम का ऐलान कर दिया है और इसके लिए आसपास के गांव में ढोलक के साथ मुनादी कराई गई है। दरअसल चाक घाट में तालाब के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। 25 लाख की लागत वाला तालाब फिर कागजों में ही बना दिया गया है। इसलिए जब आरटीआई से जवाब पूछा गया तो चाक घाट में तालाब दर्ज मिला। रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण पुलिस में चोरी की एफआईआर दर्ज कराने गए और पुलिस ने सुना नहीं तो कलेक्टर से शिकायत करने पहुंच गए। अब इस मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आइए सुनाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। 25 लाख का तालाब बनाया गया था लेकिन वो गायब है, सुनिए। सरकार की योजनाएं जो है कि कागज पे है, मौके में नहीं है। तालाब गोल है, कागज में कब बन गया है, मौके स्कीम तालाब नहीं है। व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जांच होना चाहिए। हमारे ग्राम पंचायत पूर्वा मनीराम में अमृत सरोवर तालाब बना कागजों में 117 नंबर में, जो है नहीं वास्तविकता। वहाँ पे 117 में तालाब है ही नहीं, चोरी हो गया एक तरह से देखा जाए तो। उसके लिए हम लोग मुनादी भी करवाए, पोस्टर भी लगवाए और जो ढूंढ लाएगा उसको उचित इनाम भी हम लोग दे रहे हैं ग्रामीणों की तरफ से। देखिए, अमृत सरोवर का जो काम है वो इस पूरे सीजन में कराया गया है और अमृत सरोवर जो बने हैं उनमें जल भराव भी हुआ है, पानी भी भरा है। उनमें चेक करा लेते हैं कहाँ के हैं, क्या कौन से ऐसे अमृत सरोवरों की शिकायतें हैं। हमारे पास तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें अमृत सरोवर मौके पर न होने की शिकायत की गई। आइए अब आपको लिए चलता हूं कि आखिर बिहार और बंगाल में बवाल क्यों हुआ। सबसे पहले देखिए जरा बिहार बंगाल में सियासी उबाल। बिहार दरअसल आज बंद था। जो तस्वीरें आई बिहार के कई जिलों से, खुद बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद भी प्रदर्शन में शामिल थे। राहुल गांधी मां का अपमान। प्रधानमंत्री मोदी की दरअसल दिवंगत माता जी को गाली को लेकर बिहार में आज 5 घंटे का बंद रहा। एनडीए कार्यकर्ताओं ने बाजार, दुकानें बंद कराई, सड़कों और चौराहों को जाम किया। बिहार में कई जगहों पर 2 से 3 घंटे तक हाईवे जाम रहा। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के ठीक बाद एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया। बिहार में बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे। 5 घंटे तक जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बंद से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। इंडी गठबंधन के और उसके यात्रा में जिस तरह से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को भद्दी गाली बकने का काम किया गया, पूरा देश और पूरा बिहार मर्माहत है इस बात से। माँ किसी की भी हो, माँ होती है। सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। बिहार की जनता का मूड कुछ दूसरा है, इसलिए ये लोग पगला गए। दोनों युवराज पगला गए और पगला गए तो अपने शब्दों की मर्यादा को भी उन्होंने खो दिया। अब बिहार की जनता इतना संवेदनशील है कि जो हमारा विरोध करने की स्थिति में भी था वो हमारे पक्ष में आ गया। राजनीति शास्त्र विषय में एक पाठ अलग से जुड़वा दीजिए कि झूठ जुमलों। बिहार के बाद आपको बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां अलग धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई। एक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, विधायक बेहोश भी हो गए और 5 बीजेपी के विधायकों को निलंबित कर दिया गया। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं 5 विधायकों को निलंबित किया गया है। ममता बनर्जी खुद भी वहां मौजूद थी उस वक्त जिस वक्त विधायक हंगामा कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया है। आइए अब आपको बताता हूं लाइफ का फंडा। हमारी किस्मत सितारे नहीं,
बल्कि हम खुद बनाते हैं। मतलब तकदीर आपकी किस्मत से नहीं, कर्म से बनती है। विलियम शेक्सपियर अगर किस्मत के भरोसे बैठे रहते तो कभी दुनिया के सबसे महान नाटककार नहीं बन पाते। उनके पिता ग्लव्स यानी कि दस्ताने बनाने का काम करते थे। बहुत खराब आर्थिक हालत के चलते शेक्सपियर ने पढ़ाई छोड़ दी, छोटे मोटे काम करने लगे। उन्हें कहानी और नाटक में दिलचस्पी थी तो थिएटर से जुड़ी नौकरी खोजने लगे। उनकी पहली नौकरी थिएटर के बाहर घोड़े पकड़कर खड़े रहने की थी। लोगों को लगता था कि शेक्सपियर आम मजदूरों की तरह हैं और पेट पालने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन शेक्सपियर छोटी सी नौकरी से नाटक और कहानियां लिखने की कला सीख रहे थे। वो भी देख रहे थे कि लोगों को किस तरह के नाटक पसंद हैं। शेक्सपियर खूब पढ़ते और नए नए अंदाज में नाटक लिखने लगे। 154 कविताएं और 37 नाटक लिखने वाले शेक्सपियर की गिनती सबसे बड़े साहित्यकार में होती है। शेक्सपियर ने अपनी मेहनत से नया मुकाम हासिल किया और फंडा दिया। एक मूर्ख खुद को बुद्धिमान समझता है, मगर एक बुद्धिमान खुद को मूर्ख समझता है और अपनी कमियों को दूर करने में हमेशा लगा रहता है। तो जहां से आपको जो कुछ अच्छा मिले उसे अपनाइए और जिंदगी में उतारिए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।